Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study chapter number 9, multi-factor models of risk and return. So the questions to be answered after studying this chapter will be: first is, what is the arbitrage pricing theory and what are its similarities and differences relative to the capital asset pricing model? What are the major assumptions not required by the APT model compared to the capital asset pricing model? How do you test the APT by examining anomalies found with the CAPM? Why do some authors contend that the APT model is untestable? What are the concerns related to the multiple factors of the APT model? What are multiple factor models and how are related to the APT? What are the steps necessary in developing a usable multi-factor model? And what are the multi-factor models in practice? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है। और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो है ये सपोर्ट करती है मल्टी फैक्टर मॉडल को। और आर्बिट्रेज जो प्राइसिंग थ्योरी है इट वाज फर्स्ट गिवन बाय स्टीफन रॉस इन 1976। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब कैपम एग्जिस्ट करता है तो फिर रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस को ये क्यों जरूरत पेश आई कि वो उन्होंने एक नई थ्योरी जो है उसकी डेवलपमेंट की तरफ सोचा या एक नई थ्योरी डेवलप की। तो उसमें सबसे पहले हम उसकी डेफिशिएंसी देखेंगे कैपम की, जिसकी वजह से एकेडमिशियंस ने ये सोचा कि एक नई थ्योरी डेवलप की जाए। CAPM is criticized because of the difficulties in selecting a proxy for the market portfolio as a benchmark. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था कि CAPM जो है वो एक सिंगल इंडेक्स मॉडल है जिसमें एक सिंगल फैक्टर है रिस्क का, जिसे सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जो कि मार्केट वाइड रिस्क है, जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न्स को या पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को। उसमें जो हम मार्केट पोर्टफोलियो यूज करते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि ये कंसिस्ट करता है ऑल रिस्की एसेट्स के ऊपर, तो उसकी जो प्रॉक्सी है उसके लिए क्या प्रॉक्सी यूज की जाए इसके ऊपर डिस्प्यूट है और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, जो कि एक डेफिशिएंसी है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। Empirical studies pointed out some of the deficiencies in the model as an explanation of the link between risk and return. Empirical studies ने भी जो है वो deficiencies पॉइंट आउट की हैं, जो कि खास तौर पे एक्सप्लेन करती हैं रिस्क रिटर्न लिंकेजेस को। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो कैपम है उसके अंदर जो सिंगल फैक्टर है वो बीटा, जो कि मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क को, और हम ये देखा था कि अगर बीटा ज़्यादा होगा तो रिटर्न ज़्यादा होगा, बीटा कम होगा तो रिटर्न और सिक्योरिटी का कम होगा। तो इस तरीके से हमने एक रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था। उसके बारे में कुछ जो है वो जो एम्पिरिकल स्टडीज ने उन्होंने पॉइंट आउट किया कुछ डेफिशिएंसीज को। तो फर्स्ट ये टेस्ट ऑफ द कैपम इंडिकेटेड दैट द बीटा कोएफिशिएंट्स फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वर नॉट स्टेबल, but the portfolio betas generally was stable assuming long enough sample periods and adequate trading volume. एक डेफिशिएंसी ये है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं, जब उनको स्टडी किया गया तो उनको ये जो फाइंडिंग थी उस एम्पिरिकल टेस्ट की कि वो स्टेबल नहीं रहे, लेकिन जो पोर्टफोलियो बीटास है वो जनरली स्टेबल है। तो ये एक डेफिशिएंसी है कैपम की, जो कि एम्पिरिकल स्टडीज के थ्रू जो है वो पॉइंट आउट हुई। सेकंड डेफिशिएंसी है ये है कि देयर वाज मिक्स्ड सपोर्ट फॉर अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क फॉर पोर्टफोलियोज ऑफ स्टॉक। कैपम जो है वो डिस्क्राइब करता है एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए स्टॉक और पोर्टफोलियो विद द रेट्स ऑफ रिटर्न। लेकिन जब एम्पिरिकली स्टडी किया गया तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आए, यानी वो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो लीनियर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं भी कर रहे, तो जिसकी वजह से एक और डेफिशिएंसी जो है वो हमारे सामने है।
Some recent evidence indicating the need to consider additional risk variables or a need for different risk proxies. कुछ और एविडेंसेस हैं जो कि अभी हम देखते हैं, 3 स्टडीज में यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि जिसकी वजह से हम इस चीज़ के ऊपर आ गए कि सिर्फ एक सिंगल जो रिस्क फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जो कि एक्सप्लेन करे रिटर्न्स को, क्योंकि कैपम जो है, कैपम में एक सिंगल रिस्क फैक्टर है जो कि एक्सप्लेन करता है रिटर्न्स को। लेकिन जब हमने डेफिशिएंसीज को स्टडी किया और आगे अभी हम स्टडी करेंगे, तो फिर एकेडमिशियन इस नतीजे पे पहुंचे कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए जो कि रिटर्न जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ का उनको वो एक्सप्लेन करें। तो Barron's 1981 found that portfolios of stocks with low market capitalizations, such as small stocks, outperformed large stock portfolios on a risk-adjusted basis. Barron's ने एक anomaly find की। उसने ये देखा कि जो स्मॉल स्टॉक्स थे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस के ऊपर, वो आउटपरफॉर्म किया है लार्ज स्टॉक पोर्टफोलियोज को। और बासु 1977 who documented that stocks with low price earning ratios similarly outperformed high price earning stocks. इस तरह बासु ने भी एक एनॉमली जो है वो डिस्कवर की कि जो लो प्राइस अर्निंग स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं हाई प्राइस अर्निंग स्टॉक्स को। More recent work by Pharma and Frank 1992 also demonstrates that value stocks, such as those with high book value to market price ratios, tend to produce larger risk-adjusted returns than growth stocks, such as those with low book-to-market ratios. फार्म एंड फ्रेच ने भी एक और एनॉमली को डिस्कवर किया और उन्होंने देखा कि जो वैल्यू स्टॉक्स थे वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्रोथ स्टॉक्स। In an efficient market, these return differentials should not occur, which in turn leads to one of the two conclusions. जैसे हमें इल्म है कि अगर एफिशिएंट मार्केट होगी तो उसमें इस तरह के आप डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एफिशिएंट मार्केट में जो है वो जो रिस्क जो फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो मार्केट को बीट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हम दो कंक्लूजन्स ड्रा कर रहे हैं। एक कंक्लूजन ये है कि नंबर 1, मार्केट्स आर नॉट particularly efficient for extended periods of time. Such investors have been ignoring profitable investment opportunities for decades. पहला पॉइंट ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एफिशिएंट नहीं होती। सेकंड, मार्केट प्राइसेस आर एफिशिएंट but there is something wrong with the way the single factor models such as the CAPM measure risk. दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट प्राइसेस जो है, मार्केट जो एफिशिएंट है, प्राइसेस जो वहाँ पे जो प्राइसिंग हो रही है सिक्योरिटीज़ की वो एफिशिएंट है, लेकिन जो कैपम है जो कि एक सिंगल फैक्टर मॉडल है, जो कि एक सिंगल इंडेक्स मॉडल है, जो कि एक सिंगल रिस्क फैक्टर को कंसिडर कर रहा है, जो कि मार्केट वाइड रिस्क फैक्टर है, जिसे हमने सिस्टमैटिक रिस्क कहा है, वो उसको सही तरीके से मेजर नहीं कर, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। The academic community searched for an alternative asset pricing theory to the CAPM that was reasonably intuitive, required only limited assumptions, and allowed for multiple dimensions of investment risk. So on the basis of these deficiencies जो कि डिस्कवर की हैं रिसर्चर्स ने, तो एकेडमिक कम्युनिटी ने फिर ये सोचा कि हमें जो है वो अब किसी नए एसेट प्राइसिंग मॉडल या एक नई एसेट प्राइसिंग थ्योरी की ज़रूरत है जो कि रिप्लेस करे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को, और जिसको समझना आसान हो और जो जिसकी assumptions जो हैं वो इतनी ज़्यादा ना हो, जैसे कि कैपम की लिमिटेड assumptions हो, और उसमें सिंगल फैक्टर ना हो रिस्क का, बल्कि उस फैक्टर की मल्टीपल डायमेंशंस हो और उसको हम सामने रख के देखें कि कैसे वो अफेक्ट करता है रिटर्न्स को। An alternative pricing theory with few assumptions was developed, और उसका नाम है arbitrage pricing theory, and that was given by Ross in 1976. Arbitrage pricing theory में 3 मेजर assumptions ली गई जो कि बहुत आसान सी assumptions हैं, बहुत सिंपल assumptions हैं। उसमें सबसे पहली assumption ये है कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्टली competitive.
Secondly, investors always prefer more wealth to less wealth with certainty. तो थर्ड ये है कि the stochastic process generating asset returns can be expressed as a linear function of a set of k factors or indices. यानी जिसमें जो आपका random process है asset generating returns का, उसको एक्सप्रेस एक फैक्टर ना करे इसका, बल्कि उसको मल्टीपल फैक्टर्स करे। तो वो लीनियर फंक्शन हो, एक सिस्टमैटिक बीटा का ना हो, एक सिस्टमैटिक रिस्क का ना हो, जो कि मार्केट वाइड रिस्क था जैसे हमने पहले कैपिटल में डिस्कस किया, बल्कि एक से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे हमने के फैक्टर्स का। Assumptions of capital asset pricing model that were not required by arbitrage pricing theory. So APT does not assume number one, a market portfolio that contains all risky assets and is mean variance efficient. जैसा कि हमने कैपिटल में assume किया था कि जो market portfolio है, it must consist all risky assets and it should be mean variance efficient, जो कि Markowitz का mean variance efficient था। सेकेंडली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी रिटर्न, तो ये भी हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी रिटर्न है वो उसके मीन के अराउंड जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। थर्ड है क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है जिसको हम मेजर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मीन एंड वेरिएंस, तो उससे भी जो एपीटी थ्योरी है वो ये एज्यूम नहीं कर। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की जो इक्वेशन है जैसे कि आर टी इज इक्वल टू ई टी प्लस बी आई वन सिग्मा आई प्लस बी आई टू सिग्मा I plus so on plus BIK sigma K plus error term I, and RI is equal to return asset I during a specified time period. The theory assumes that the stochastic process generating asset returns can be represented as a K factor model of the firm. यानी वो K factor से मुराद ये है जो मल्टीपल फैक्टर जो हैं उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे रिटर्न्स, ना कि सिंगल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करें जैसे कि कैप में डिपेंड कर रहे थे। आर आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिटर्न एसेट आई ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, आप आर आई टी इसको लिखते हैं ऊपर, और ई आई जो है इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट आई, और बी आई के इज इक्वल टू रिएक्शन एसेट आईज रिटर्न टू मूवमेंट्स इन अ कॉमन फैक्टर, के जो कोफिशिएंट है जो कि उस चेंज को या उस रिएक्शन को मेजर करता है जो एसेट्स में चेंज आएगी एसेट के रिटर्न्स में ड्यू टू द चेंज इन द कॉमन फैक्टर। Sigma k जो है it is equal to common factor with a zero mean that influences the returns on all assets, ये common factors को represent करता है, और error term जो EI है ये epsilon I है is equal to a unique effect on asset I's return that by assumption is completely diversifiable in large portfolios and has a mean of zero। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि error term जो है ये अनसिस्टमैटिक रिस्क को या यूनिक रिस्क को जो है वो कैप्चर करता है, और हम ये समझते हैं कि एक लार्ज पोर्टफोलियो के अंदर ये कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइबल हो जाता है, इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इसको आप कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, और एन जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेट्स। So here are some of the examples of multifactors that can have an impact on all assets. जैसे कि इन्फ्लेशन है, ग्रोथ इन जीएनपी है, मेजर पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि एसेट के रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर अगर इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज आता है या पॉलिटिकल कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज है, इन्फ्लेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज है, तो ये या आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है उसके अंदर कोई चेंज है, तो वो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं स्टॉक के रिटर्न्स को या एसेट के रिटर्न को। जबकि जो कैपम था उसका जो फोकस था वो बीटा के ऊपर था कि बीटा जो था जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो रेलेवेंट है इन डिटरमिनिंग द रिटर्न ऑन स्टॉक्स। तो उसमें एक फैक्टर था सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे हमने उस सिस्टमैटिक रिस्क के बहुत सारे डायमेंशंस जो हैं वो डिस्कवर कर लिए हैं कि इसमें सिर्फ जो है वो आप एक सिस्टमैटिक रिस्क के मार्केट वाइड जो रिस्क है उसके थ्रू आप वही सिर्फ अफेक्ट नहीं करता है रिटर्न्स को, बल्कि उसको हमने डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ ले गए कि एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा है कि इन्फ्लेशन है या ग्रोथ इन जीएनपी है या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स है या इन्फ्लेशन है
या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है, या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी एसेट के रिटर्न्स को। BIK determine how each asset reacts to this common factor। यानी अगर कॉमन फैक्टर जैसे हमने कहा इंटरेस्ट रेट है या GDP है या GNP है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो फिर एसेट जो के रिटर्न्स है उनमें क्या चेंज आता है या वो उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसको जो चीज़ जो कोफिशिएंट मेजर कर रहा है वो BIK है। ईच एसेट में बी अफेक्टेड बाय ग्रोथ इन GNP बट द इफेक्ट्स विल डिफर। यानी हर एसेट जो है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क है और हर एसेट जो है वो उससे अफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन वो अफेक्ट सेम नहीं होगा, बल्कि वो डिफर करेगा फ्रॉम एसेट टू एसेट। इन एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी द फैक्टर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड। इस एपीटी थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये है कि इस एपीटी थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। यानी एपीटी थ्योरी ने इट्सल्फ नहीं बताया, बल्कि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, बल्कि रिसर्चर्स खुद से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं अंडर एपीटी थ्योरी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। Similar to the CAPM, the unique effects are independent and will be diversified away in a large portfolio। जो यूनिक इफेक्ट्स हैं यानी जो वो हर एसेट का हर स्टॉक का अपना हर फर्म का जब अपना स्पेसिफिक रिस्क है तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है और इट कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे, और उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अगर आप एक लार्ज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर। तो अगर हम यूनिक इफेक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर लें लार्ज पोर्टफोलियो के थ्रू, तो एरर टर्म जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो फार्मूला हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी ई आई इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा वन बीटा बी आई वन प्लस लैम्डा टू बी आई टू प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा के बी आई के। सो हेयर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न एसेट विद जीरो सिस्टमैटिक रिस्क। अगर आपका तमाम बीटा जो है ये जीरो हो, सिस्टमैटिक रिस्क जीरो हो जाए, तो जो कंपनी रिटर्न अर्न करेगी वो लैम्डा नॉट जो है वो रिटर्न अर्न करेगी। तो लैम्डा नॉट जो है इक्वल हो जाएगा ई नॉट के। लैम्डा वन इज इक्वल टू द रिस्क प्रीमियम रिलेटेड टू ईच ऑफ द कॉमन फैक्टर्स and Bij represents the pricing relationship between the risk premium and asset I, that is how responsive asset I is to this common factor। यानी अगर कॉमन फैक्टर जो K है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है या जीडीपी है, तो उसके उसमें जो चेंज आता है तो उसके अगेंस्ट जो एसेट का रिटर्न है उसमें क्या चेंज आएगा या वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको फैक्टर बीटा भी कहते हैं या फैक्टर लोडिंग भी कहते हैं। Here is an example of two stocks and a two-factor model. Lambda 1 is equal to changes in the rate of inflation. The risk premium related to this factor is 1% for every 1% change in the rate. Lambda I 1 जो है it is equal to 0.01। इसका मतलब ये है कि अगर 1% चेंज आती है इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो जो रिस्क प्रीमियम क्रिएट करता है इस फैक्टर के साथ वो 1% होगा। Lambda 2 is equal to percent growth in real GNP। Average risk premium related to this factor is 2% for every 1% change in the rate। तो लैम्डा 2 है इट इज इक्वल टू 0.02। इसका मतलब ये है कि हर 1% चेंज के साथ अगर ग्रोथ के अंदर चेंज आता है तो रिस्क प्रीमियम जो है वो इस फैक्टर का 2% होगा। द रेट लैम्डा 3 इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन जीरो सिस्टमैटिक रिस्क एसेट। बीटा जो है अगर जीरो हो और लैम्डा 3 अगर 3% हो तो फिर जो है वो द रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो 3% होगा। Continuing with the previous example, अब हम ले रहे हैं बीटा x1 या bx1 by1 bx2 by2। यानी ये दो स्टॉक्स दो फैक्टर मॉडल्स एग्जांपल ले रहे हैं हम, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि bx1 जो है इट इज इक्वल टू 0.50। bx1 जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ एसेट x टू चेंजेस इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि हमने दो फैक्टर्स लिए थे, एक तो हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिया है और दूसरा हमने ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीएनपी लिया है, और दो एसेट्स लिए हैं x और y। तो जो बीटा x1 है which is equal to 0.50, ये बताता है कि the response of asset x to changes in the rate of inflation is 0.50। इसी तरह जो by1 है हम assume कर रहे हैं कि the response of asset y to changes in the rate of inflation is 2। इसी तरह bx2 जो है
वो रिप्रेजेंट कर रहा है द रिस्पॉन्स ऑफ एसेट एक्स टू चेंजेस इन द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीएनपी इज 1.50 और बी वाई टू हमें ये बता रहा है द रिस्पॉन्स ऑफ एसेट वाई टू चेंजेस इन द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीएनपी इज 1.75 यानी ये जो बी वाई टू है ये 1.75 के इक्वल है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में दो स्टॉक्स लिए हैं और दो फैक्टर्स लिए हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो रिटर्न के ऊपर क्या पड़ता है और कैसे रिटर्न जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो स्टॉक, एक एक्स स्टॉक है एक वाई स्टॉक है और जो हमने जो डाटा था प्रीवियस स्लाइड से वो यहाँ पे पुट किया है। तो जो एक्स स्टॉक है उसका रिटर्न आया 6.50% और जो वाई स्टॉक है उसका रिटर्न आया है 8.5%। अगर यहाँ पे हम देखें और से तो दो फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को, स्टॉक एक्स को स्टॉक वाई को, जिसमें बीटा आई जो है वो 0.5 है और बीटा आई टू जो है वो 1.5 है और जो उसका रिस्क प्रीमियम था वो 1% है, दूसरे का 2% है। तो ये दोनों जो है फैक्टर्स ये डिफरेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इनके अगेंस्ट डिफरेंट है। और यहाँ पे हमने एक फैक्टर नहीं लिया, जैसे कि कैपम जो था वो एक सिंगल फैक्टर जो था उसको कंसिडर करता है। यहाँ पे हमने मल्टीपल फैक्टर्स लिए हैं, यानी दो फैक्टर्स लिए हैं और उससे हमने एक्स स्टॉक के ऊपर रिटर्न को डिटरमिन किया। इसी तरह हमने स्टॉक वाई के ऊपर जो है वो इन्हीं दो फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखा, जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में सेंसिटिविटी है जो है और जो रिस्क प्रीमियम वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वाई स्टॉक का रिटर्न जो है वो ज़्यादा है 8.5%। यहाँ पे जो रिटर्न डिटरमिन कर रहे हैं वो दो फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे हैं एसेट प्राइसिंग मॉडल में, जबकि कैपम में एक ही फैक्टर जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क वो डिटरमिन करता है रिटर्न को। Multi-factor models and risk estimation. Researchers noted the inability to identify the risk factors is a major limitation to the usefulness of the APT. APT थ्योरी का सबसे जो बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि APT थ्योरी जो है उसने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया और उसने रिसर्चर्स के लिए इसको ओपन छोड़ दिया। A different approach developing an empirical model that captures the essence of the APT relies on the direct specification of the form of the relationship to be estimated. In a multi-factor model, the investor chooses the exact number and identity of risk factors. जो multi-factor model है जिसके बैकएंड के ऊपर एपीटी थ्योरी जो है उसी को आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आप जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनको आप जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने कितने फैक्टर जो इसमें अप्लाई करने हैं। जैन रॉल एंड रॉस 1986 में एपीटी थ्योरी को यूज़ करते हुए मल्टी फैक्टर मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यूज़ किया और उसका इम्पैक्ट देखा था स्टॉक रिटर्न्स के ऊपर। तो जो मल्टी फैक्टर मॉडल्स इन प्रैक्टिस हैं वो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड रिस्क फैक्टर मॉडल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड रिस्क फैक्टर मॉडल्स हैं और एक्सटेंशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड रिस्क फैक्टर मॉडल्स हैं। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड रिस्क फैक्टर मॉडल्स हैं उसमें आप डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो आप उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है या इंटरेस्ट रेट है या टर्म स्ट्रक्चर है या आपका ग्रोथ इन जीटीपी है या जीएनपी है। माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड रिस्क फैक्टर में आप रेशोज जो है वो कंपनीज की ले सकते हैं। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड में आप कंपनी की जो फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्म साइज है, फर्म एज है या जो है वो लो प्राइस अर्निंग है या हाई प्राइस अर्निंग स्टॉक्स हैं या ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।